इस कहानी में हमें जेन नाम की लड़की की डेड बॉडी को दिखाया जाता है। पुलिस को जेन की डेड बॉडी एक बहुत ही बड़ी क्राइम सीन पर मिलती है, जहां सभी की बेरहमी से मौत हो गई है। लेकिन उन्हें जेन की मौत की वजह पता नहीं चली है, क्योंकि उसकी बॉडी पर ना ही कोई कट है और ना ही कोई निशान, जिसकी वजह से पुलिस उसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए एक सेंटर में भेज देती है, जहाँ पर दो बाप बेटे काम करते हैं। यहाँ से इस कहानी का रुख ही बदल जाता है। जेन की ऑटोप्सी करते वक्त उन दोनों की रूह कांप उठती है और धीरे धीरे वो सब मरने लगते हैं। अब ऐसा उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है, जानेंगे हम आज की कहानी में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं, जिसमें अभी अभी एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। पुलिस को घर के अंदर काफी सारे लोगों की लाशें मिलती है, जिनको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। घर की चेकिंग करते हुए पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी भी मिलती है, जो जमीन के अंदर दफन थी, लेकिन उसकी बॉडी पर एक भी स्क्रैच और कट का निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी यहाँ पर आकर लेटी हो। शेरिफ बर्ग को इस लड़की की कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलती, इसीलिए वो इसका नाम जेन डो रख देते हैं। तभी उनकी एक ऑफिसर आकर शेरिफ को ये बताती है कि ये जो भी लोग मरे हैं, ये सब घर के अंदर आने की नहीं बल्कि बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। शेरिफ को जेन की मौत का कोई कारण नहीं दिखता, इसीलिए ये इसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। इसी बीच हमें टॉमी और उसके बेटे ऑस्टिन को दिखाया जाता है। ये दोनों मिलकर एक जली हुई डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। दरअसल ये इन दोनों का प्रोफेशनल काम है। टॉमी की फैमिली इस काम को कई साल से करती आ रही है। टॉमी ने अपने घर को ही एक ऑटोप्सी सेंटर बना रखा है। टॉमी का बेटा ऑस्टिन भी कुछ साल से उसके साथ ही पोस्टमार्टम का काम करता है। ये दोनों एक जले हुए आदमी का पोस्टमार्टम करके उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके बाद ऑस्टिन उस डेड बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रख कर जाने लगते हैं। पर इतने में ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा उससे मिलने यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि आज इन दोनों का साथ में मूवी डेट का प्लान है। पर ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा उससे डेड बॉडी देखने की जिद करने लगती है, लेकिन ऑस्टिन उसको मना करता है कि अगर तुम उनको देखोगी तो डर जाओगी। जिस पर टॉमी कहता है कि कोई बात नहीं, इसको कोई भी एक डेड बॉडी देखने दो। एमा अपनी पसंद से एक डेड बॉडी को निकालती है, जिसके पैर पर एक बेल बंधी होती है। एमा पूछती है कि इस लाश के पैर में बेल क्यों बंधी है। टॉमी उसको बताता है कि पुराने जमाने में लोगों को पता नहीं चलता था कि इंसान मर चुका है या फिर अभी भी कोमा में है, इसीलिए वो उसके पैर पर एक बेल बांध देते थे, ताकि अगर वो जिंदा हो और हिले तो बेल की आवाज आए। अब लोग इस तरीके को ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन टॉमी पुरानी सोच का आदमी है, इसीलिए वो अभी भी इस तरीके को फॉलो करता है। इन सब बातों के बाद ऑस्टिन और एमा अपनी मूवी डेट पर जाने लगते हैं। पर तभी शेरिफ बर्ग जेन डो की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए यहाँ पर ले आते हैं। वो ऑस्टिन से कहते हैं कि तुम्हारे डैड कहाँ है, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। टॉमी शेरिफ को अपने पास अंदर बुला लेता है। अब ऑस्टिन को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई इमरजेंसी केस है, इसीलिए वो एमा से माफी मांगते हुए ये कहता है कि शायद डैड को मेरी जरूरत होगी, मुझे उनके पास जाना चाहिए। मैं जल्द से जल्द इस केस को कंप्लीट करके तुम्हारे पास आता हूँ। यहाँ पर इन दोनों की बातों से ये भी पता चलता है कि ऑस्टिन बहुत समय से पोस्टमार्टम के इस काम को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो अपने डैड से इस बारे में बात कैसे करे उसको ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो ओल्ड होते जा रहे हैं और उन्हें ऑस्टिन की जरूरत है। एमा कहती है कि वो मूवी के लिए उसका इंतजार करेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऑस्टिन अंदर जाता है, जहाँ शेरिफ टॉमी से कहता है कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इस डेड बॉडी की रिपोर्ट सुबह तक चाहिए, क्योंकि मुझको मीडिया में जवाब देना है। टॉमी ऑस्टिन से कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाना चाहिए था, ये काम तो मैं अकेले में भी कर लूंगा। ऑस्टिन कहता है कि वो डेट पर बाद में चला जाएगा। जिसके बाद वो दोनों जेन डो की बॉडी की ऑटोप्सी करने लगते हैं। इन्हें जेन की बॉडी पर एक भी जख्म या कटने या फिर किसी भी तरह की चोट का निशान नहीं मिलता, लेकिन उनको उसकी कलाइयाँ और पैर के टखनों की हड्डियाँ पूरी तरह से टूटी हुई मिलती है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि हड्डी टूटी होने के बाद भी उसके हाथ और पैर पर ना कोई निशान था और ना ही कोई सूजन। जिसके बाद ऑस्टिन जैसे ही जेन का मुंह खोलता है तो उसकी जीभ अंदर से कटी हुई मिलती है, लेकिन उसे किसी चीज से नहीं काटा गया था। टॉमी कहता है कि इस लड़की ने अपनी जीभ खुद अपने मुंह से काटी है। अब आगे ऑस्टिन को जेन के मुंह में कोई चीज फंसी हुई मिलती है। माइक्रोस्कोप से चेक करने पर पता चलता है कि वो तो एक रस्सी जैसा धागा है। टॉमी उस धागे को बाहर निकालता है और लैब में भेजने को कहता है। तभी ऑस्टिन देखता है कि जेन की नाक से एक मक्खी बाहर निकलती है, जिसके साथ उसकी नाक से खून भी बहने लगता है। ये देखकर ऑस्टिन उस मक्खी को भगाकर जेन की आंखों को चेक करता है, जो पूरी तरह से ग्रे हो चुकी थी। टॉमी के हिसाब से किसी भी इंसान की आंखें तब ग्रे होती हैं जब उसकी मौत कई साल पहले हुई हो, लेकिन जेन की बॉडी को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ घंटों पहले ही मरी हो। इतने में ही वहाँ पर रखे रेडियो पर सॉन्ग अपने आप बदल जाता है, लेकिन इस चीज पर ये दोनों ही ध्यान नहीं देते। जिसके बाद टॉमी कहता है कि इस लड़की की मौत में कुछ तो अजीब बात है, मैंने आज से पहले ऐसी कोई ऑटोप्सी नहीं की। अभी तक भी इन दोनों को जेन के मरने की कोई भी वजह पता नहीं चली थी। जिस पर टॉमी कहता है कि अब हमें इसके हार्ट और लंग्स को चेक करना होगा। इसीलिए टॉमी जेन की बॉडी को बीच में से काटने लगता है, लेकिन तभी फिर से रेडियो पर एक गाना बजने लगता है, जिसके लिरिक्स थे ओपन योर हार्ट लेट द सनशाइन इन।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेन की बॉडी को कटने से रोक रहा हो, लेकिन इस बार भी टॉमी इस चीज पर ध्यान नहीं देता है और वो उसकी बॉडी को काट देता है। वो देखता है कि जेन की बॉडी अंदर से बुरी तरह से जली हुई है, उसका हार्ट, लंग्स, यहाँ तक कि उसकी खाल भी जली हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई किसी को अंदर से इतनी बुरी तरह से कैसे जला सकता है? पर उसके बाद भी उसके बाहरी शरीर पर कोई नुकसान नहीं था। यही बात टॉमी और ऑस्टिन को अजीब लगती है और इनको कुछ समझ नहीं आता। तभी ऑस्टिन को एसी पाइप्स में से कुछ आवाज आने लगती है। वो जाकर देखता है तो पाइप्स में उसको एक बिल्ली मरी हुई मिलती है। इस चीज से वो काफी दुखी होता है। टॉमी और ऑस्टिन अपनी बिल्ली को जलाकर वापस अपने काम पर ध्यान देते हैं और इस बार टॉमी जेन के पेट को चीरने लगता है। उन्हें उसके अंदर से एक फ्लावर मिलता है। बुक में चेक करने पर पता चलता है कि वो फ्लावर किसी भी इंसान को पैरालाइज कर सकता है, लेकिन इस फ्लावर का यहाँ पर मिलना बहुत रेयर है क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में पाया जाता है और अब तो शायद मिलता भी नहीं है। लेकिन टॉमी को इससे ये जरूर पता चल जाता है कि जेन शायद नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री से बिलोंग करती है। जिसके बाद टॉमी जब जेन के पेट को और गहरा काटता है तो उसे उसमें से एक काफी पुराना कपड़ा मिलता है जिसके अंदर जेन के टूटे हुए दांत होते हैं। उस कपड़े पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था जिसके साथ उस पर कुछ रोमन नंबर्स पे लिखे हुए थे। इसी बीच रेडियो भी बार बार अपना चैनल चेंज करता है। ऑस्टिन को अब यहाँ एक अजीब सी वाइब आने लगती है, इसीलिए वो बार बार अपने डैड टॉमी से ये ऑटोप्सी सुबह करने को कह रहा था। तभी टॉमी को जेन के अंदर की स्किन पर कुछ अजीब सा दिखता है। वो उसकी पूरी स्किन को बॉडी से उतार देता है, जिसको देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी पूरी स्किन पर वही अजीब से सिंबल बने हुए थे जो उस कपड़े पर थे। ऑस्टिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी की अंदरूनी स्किन पर कुछ भी लिख दे, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी अचानक से यहाँ की सभी लाइट्स फूट जाती हैं। टॉमी और ऑस्टिन को अब कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। टॉमी बैकअप लाइट ऑन करता है और वो देखता है कि यहाँ से सभी डेड बॉडीज गायब हो चुकी हैं। वो ऑस्टिन को फौरन इस जगह से बाहर निकलने को कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जो शायद हमारी समझ से बाहर है। ये दोनों यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं पर लिफ्ट काम नहीं करती, इसीलिए दोनों सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ से बाहर जाने के गेट पर एक पेड़ गिरने की वजह से वो लॉक हो जाता है। टॉमी अपने ऑफिस रूम में जाकर डोर लॉक कर लेता है और फौरन पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर नेटवर्क नहीं आते। तभी इन दोनों को बाहर से बेल के बजने की आवाज आती है जिसको सुनकर इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि बेल सिर्फ डेड बॉडीज के पैरों में बंधी थी। और तभी अचानक से टॉमी को एक अजीब सी चीज पीछे की तरफ खींच लेती है जिससे उसके पेट पे चोट लग जाती है। ऑस्टिन फौरन टॉमी को उठाता है और उसे कहता है कि ये सब जेन की बॉडी की वजह से हो रहा है। जब हम उसकी बॉडी को चीरने की कोशिश कर रहे थे तब भी वो हमें किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सब वो ही कर रही है। उसकी बॉडी से हमको जो भी चीज मिली थी उन सबको देखकर तो ये लगता है कि शायद उसके साथ कोई रिचुअल किया गया है जिसकी वजह से अब वो ये सब कर रही है। और क्या आपने उसकी स्किन पर वो सिंबल बने नहीं देखे थे? ये किसी तरह का तो विचक्राफ्ट है। ये दोनों वापस ऑटोप्सी रूम में जाते हैं। तभी रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बेल की आवाज आने लगती है। और जब ऑस्टिन कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़कर देखता है तो इन दोनों की रूह कांप जाती है क्योंकि बाहर वही डेड बॉडी खड़ी थी जिसका इन्होंने पोस्टमार्टम किया था। जिसके बाद ये दोनों जेन की बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी में आग लगाते हैं वैसे ही उसकी बॉडी पूरी आग को अपने अंदर सोख लेती है। उसकी बॉडी पर जलने का एक भी निशान नहीं होता। इतने में टॉमी को लिफ्ट चलने की आवाज आती है और ये दोनों फौरन उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। टॉमी को अपनी ओर एक परछाई आती हुई दिखती है और वो बिना कुछ सोचे समझे ऑस्टिन के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उस परछाई के ऊपर वार कर देता है। और जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो ऑस्टिन को उसकी गर्लफ्रेंड एमा की लाश जमीन पर पड़ी मिलती है। इसका मतलब वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि एमा की थी जो ऑस्टिन को देखने यहाँ पर दोबारा आई थी। टॉमी ऑस्टिन से माफी मांगता है और उसे लिफ्ट में लेकर जाता है, जबकि ऑस्टिन एमा की मौत से बहुत दुखी होता है। टॉमी ऑस्टिन को संभालते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द जेन के बारे में और जानना होगा कि वो कौन है और कैसे मरी, वरना वो हमें जल्द ही मार डालेगी। ये बोलते ही ये दोनों फिर से ऑटोप्सी रूम में आ जाते हैं और जेन की ऑटोप्सी करने लगते हैं। इस बार ये उसके ब्रेन को काटकर उसके सेल को चेक करते हैं। टॉमी देखता है कि जेन के ब्रेन सेल अभी तक जिंदा है, यानी जेन अभी तक जिंदा है, वो मरी नहीं है। इससे टॉमी और ऑस्टिन को एक जोरदार शॉक लगता है। शायद यही कारण था कि इन्हें जेन के मरने के कारण पता नहीं चल रहा था। अब टॉमी उस कपड़े को भी ध्यान से चेक करता है जो जेन के पेट से मिला था, जहाँ टॉमी को उस पर लेविटिकस 20 और 16th सेंचुरी लिखा हुआ दिखाई देता है। लेविटिकस 20 बाइबल में एक चैप्टर है जो विच को मारने के बारे में है। टॉमी फौरन बाइबल के उस चैप्टर को पढ़ता है जिससे उसको पता चलता है कि 16th सेंचुरी में कई मासूम लड़कियों को विच समझकर अजीब तरीके से बेरहमी के साथ मार दिया जाता था। टॉमी बताता है कि जेन उन्हीं मासूम लड़कियों में से एक है जो 16th सेंचुरी से अभी तक जिंदा है और अपने इस दर्द को सह रही है, जिसकी वजह से अब वो भी एक विच बन चुकी है। जब हमने उसका शरीर, पेट और दिमाग चीरा तब वो जिंदा थी और उसको दर्द हो रहा था, इसीलिए अब वो हमसे बदला ले रही है। वो वही दर्द हमको देने की कोशिश कर रही है जो हमने और उन लोगों ने इसको दिए थे। जेन अब हमको नहीं छोड़ेगी। तभी दोबारा यहाँ पर वो डेड बॉडीज आने लगती है, जिनको देखकर टॉमी जेन की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि प्लीज मेरे बेटे को जाने दो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते
सकती हो। अब ऐसे बोलते ही टॉमी के टखनों और हाथों की हड्डियां उसी तरह से टूट जाती है जैसे जेन की टूटी हुई थी। उसके अंदर का शरीर भी जेन की तरह जलने लगता है। इस दौरान जेन की बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है। टॉमी से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो ऑस्टिन से कहता है कि प्लीज बेटे मुझको मार दो, और ना चाहते हुए भी ऑस्टिन रोते हुए अपने डैड टॉमी को जान से मार देता है। तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज आती है। वो हड़बड़ी में भागा भागा ऊपर के गेट के पास जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही आवाज बंद हो जाती है और गेट भी लॉक हो जाता है। इतने में ही उसे अपने पीछे टॉमी की लाश खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसका पैर फिसलने की वजह से उसकी भी नीचे गिरकर मौत हो जाती है। सुबह होते ही शेरिफ कुछ लोगों के साथ जेन की ऑटोप्सी की रिपोर्ट लेने यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर टॉमी और ऑस्टिन की लाश पड़ी मिलती है और ध्यान से देखने पर शेरिफ समझ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल पिछले घर वाले क्राइम सीन की तरह है जहाँ से उनको जेन की बॉडी मिली थी। शेरिफ देखते हैं कि जेन की बॉडी बिल्कुल सही थी, उसके ऊपर एक भी निशान नहीं था और अब वो जेन की बॉडी को दूसरी जगह ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं, जहाँ एम्बुलेंस में हमें जेन की बॉडी हिलते हुए दिखती है। यानी अभी और मौतें होना बाकी है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि जेन की ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवीज देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी इस फिल्म पर आपकी क्या राय है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।